लेट्स माइक पार्टी पॉलिटिक्स बाय सुनील शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं सुनील शुक्ल। लेट्स माइक के कार्यक्रम पार्टी पॉलिटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर यानी कि गहन पुनरीक्षण, मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की जो घोषणा की है उसके बारे में। यह एसआईआर का दूसरा चरण है। पहला चरण बिहार में पूरा हुआ। बिहार में जो एसआईआर कराया गया उसको लेकर के ढेर सारी आशंकाएं, ढेर सारी आलोचनाएं निर्वाचन आयोग को की गई और लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं भी स्थान ली। राजनीतिक दल और सिविल सोसाइटी के लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए और एसआईआर के प्रक्रिया को लेकर के तरह तरह की आपत्तियां दाखिल की। एसआईआर में जो 11 अभिलेख निर्वाचन आयोग ने बताए थे, जिनके आधार पर लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए जिन अभिलेखों का उपयोग किया जाना था, उसको भी लेकर के लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई और सर्वोच्च न्यायालय ने के हस्तक्षेप से आधार कार्ड को उस अभिलेखों में शामिल किया गया। इस बार जो 12 राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आधार को माना है, स्थान दिया है, लेकिन कहा है कि न तो यह निवास का प्रमाण पत्र है और न ही नागरिकता का प्रमाण पत्र है। तो आधार के साथ अन्य अभिलेख भी वांछनीय हैं, वो देने होंगे। अभी निर्वाचन आयोग ने कहा कि जब फॉर्म भरे जाएंगे तो उनके साथ कोई अभिलेख लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो अभिलेख बाद में लिए जाएंगे लोगों से। बिहार की तरफ से निर्वाचन आयोग ने फिर दावा किया है कि जो बीएलओज हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, यानी कि मतदान केंद्र पे काम करने वाले जो कर्मी हैं, वो घर घर जाकर के लोगों को आवेदन पत्र देंगे और उनसे आवेदन पत्र भरवा करके प्राप्त करेंगे। यह बात बिहार में भी कही गई थी, लेकिन इसको लेकर के तमाम तरह की शिकायतें आई। मीडिया में भी ये बातें आई कि बीएलओज के घर घर जाने का दावा कितना निरर्थक था और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी इस पर बातें कही, स्थानीय लोगों ने भी ये बात कही। अब प्रश्न यह है कि बिहार में जो एसआईआर हुआ, निर्वाचन आयोग का रहा है कि इस बहुत ही उल्लेखनीय रूप से वो सफल रहा, लेकिन क्या निर्वाचन आयोग का यह दावा उचित है, तार्किक है, सत्य के नजदीक है? मैं मानता हूं निजी तौर पर कि यह दावा तार्किक नहीं है, सत्य के नजदीक भी नहीं है। आखिर आप एसआईआर कराते क्यों हैं? अव्वल तो इस देश में एसआईआर कभी नहीं हुआ, मेरी स्मृतियों में नहीं है। मतदाता सूची का रिवीजन हमेशा होता रहा, प्रतिवर्ष होता रहा, और यह कि जो नए मतदाता बन रहे हैं उनको मतदाता सूची में शामिल करना, और जो दिवंगत हो गए हैं या उन इलाकों को छोड़ के चले गए हैं उनका नाम मतदाता सूची से बाहर करना, यह प्रक्रिया लगातार प्रतिवर्ष चलती है। लेकिन एसआईआर की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले तो एसआईआर कभी नहीं हुआ और लोगों से फॉर्म भरवा करके, अभिलेख जमा करा करके उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया हो, ये भी नहीं हुआ। मैं खुद मतदाता हूं, मेरे पिताजी मतदाता रहे हैं, मेरे परिवार के मेरे भाई बंधु भी मतदाता सूची में शामिल हैं, लेकिन किसी से कोई फॉर्म नहीं भरवाया गया कभी। मेरा अपना मानना यह है कि आवेदन पत्र भरवाना, लोगों से अभिलेख जमा करवाना, यह सार्वभौमिक मतदाता बनाने की जो भारतीय संविधान की मंशा है उसके विपरीत है। मतदाताओं के ऊपर जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी चाहिए कि वो अपने आप को मतदाता साबित करें। मतदाताओं से अभिलेख मांगे जाने की प्रक्रिया इस देश में कभी नहीं हुई। निर्वाचन आयोग घर घर गया, निर्वाचन आयोग ने सबका सत्यापन किया, निर्वाचन आयोग ने परीक्षण किए, सर्वे किए और उनके लोगों ने जाकर के मतदाता सूची में लोगों का नाम शामिल किया। आप कल्पना कीजिए कि यह स्थिति अगर 1952 के चुनाव के लिए की गई होती तो क्या इस देश में चुनाव संभव था, हो पाता? आप अगर निर्वाचन की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं और यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उसमें कोई भी अयोग्य मतदाता भाग न ले, तो क्या यह बिना घर घर जाए बगैर ये संभव है? किया जा सकता है इसको। और अगर घर घर बीएलओ जाएंगे और उनके सहयोग के लिए राजनीतिक दलों के बीएलएस भी होंगे, तो क्या कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में स्थान ग्रहण कर सकता है?
मेरी समझ है कि नहीं कर सकता। ये जो बात कही जा रही है कि योग्य मतदाताओं को, योग्य मतदाता कौन है? जो 18 साल की उम्र पूरी कर लिया है, भारत का नागरिक है और उस इलाके में निवास करता है जिस इलाके की मतदाता सूची तैयार की जा रही है। इसके अलावा उनको अन्य कोई कैटेगरी तो नहीं है और कोई क्राइटेरिया तो नहीं है। तो आखिर इस बात को कोई व्यक्ति ये दावा करे कि मैं भारतीय नागरिक हूं, कोई ये कहे कि मैं उस इलाके में रहता हूं, इसका सत्यापन कैसे होगा? यह घर घर जो बीएलओ जाएंगे, इससे बेहतरीन, इससे प्रभावी और पारदर्शी तरीका नहीं हो सकता। तो फिर आप अभिलेख क्यों मांग रहे हैं? अभिलेख की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो ये बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, ऐसे अभिलेख मांगे गए बिहार में जो बहुसंख्यक लोगों के पास नहीं है। जैसे माता पिता के जन्म स्थान का प्रमाण पत्र किसके पास है? आप पासपोर्ट मांग रहे थे बिहार में, जिसके धारकों की संख्या लगभग 2.5% है पूरे राज्य में। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास होने वालों की संख्या बहुत कम है। 4% लोग हैं, 4 से 7% लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में रहे, और आपको लगभग 8 करोड़ लोगों का सत्यापन करना था बिहार में। अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मौकों पर निर्वाचन आयोग की जो कार्यशैली रही है उस पर सवाल पैदा किए, और निर्वाचन आयोग ने अपनी पहली सुनवाई में जो अवकाशकालीन पीठ थी न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया साहब की, उन्होंने उस समय भी सुझाव दिया था, आदेश तो नहीं दिया लेकिन सुझाव दिया कि आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया इपिक कार्ड और राशन कार्ड, इनको विचार करे निर्वाचन आयोग अपने अभिलेखों में शामिल करने के लिए। निर्वाचन आयोग इस पर तैयार नहीं हुआ। निर्वाचन आयोग लगातार सुनवाइयों में इन चीजों का विरोध करता रहा और आधार क्या लेता रहा कि ये अभिलेख गलत तरीके से, फर्जी तरीके से तैयार किए जा सकते हैं। कौन सा ऐसा अभिलेख है जो फर्जी तरीके से नहीं तैयार किया जा सकता और नहीं तैयार किया गया है और नहीं तैयार किए जाने के प्रमाण नहीं है? सभी अभिलेख है। पासपोर्ट फर्जी नहीं बना है क्या? जन्म तिथि का प्रमाण पत्र फर्जी नहीं बना है? जाति प्रमाण पत्र फर्जी नहीं बने हैं? पेंशन प्रमाण पत्र फर्जी नहीं बने? कौन सा ऐसा अभिलेख है जो फर्जी तरीके से नहीं बन गया? फर्जी तरीके से बनने वाले प्रमाण पत्रों की पहचान करना, उन पर रोक लगाना और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, यह एजेंसीज का काम है, यह निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग फर्जी तरीके से बनाए गए अभिलेखों की पुष्टि करा सकता है सरकार से। आप उसकी पुष्टि कीजिए, नहीं करेंगे तो उसको मान्य नहीं होगा। और जो लोग इस तरह के फर्जी अभिलेख जमा करें उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन इसके बिना पर पूरे देश के, पूरे राज्य की जनता को लाइन पर लगा देना कि आप आवेदन पत्र जमा कीजिए, अभिलेख जमा कीजिए, ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है। अब दूसरे चरण में जिन राज्यों में पुनरीक्षण शुरू हो गया है आज मध्यरात्रि से, माने आज मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मैं राजस्थान का निवासी हूं, मैं गोवा का निवासी हूं, मैं छत्तीसगढ़ का अगर निवासी हूं, तो मैं मतदाता नहीं हूं। वो मतदाता सूची सीज कर दी गई। और अगर मतदाता सूची सीज कर दी गई तो यह प्रक्रिया कैसे तर्कसंगत हो सकती है? जिन 12 राज्यों में आप यह एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, ये प्रक्रिया तो मतदाता सूची अस्तित्व में रहे और जिन लोगों के नाम शामिल किए जाने हैं उनको शामिल किया जाए, जिनको नाम काट दिए जाने हैं उनको काट दिया जाए। 69 लाख मतदाताओं के नाम बिहार में मतदाता सूची में शामिल किए गए। ये कहीं से तर्कसंगत हो सकता है क्या कि जो बिहार राज्य की मतदाता सूची की ड्राफ्ट लिस्ट आई उसमें एक भी नया मतदाता नहीं था? ये कौन सा पुनरीक्षण है? मतदाता सूची के पुनरीक्षण का उद्देश्य हमेशा से नए मतदाताओं को, जो पहली बार के मतदाता हैं या जो मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रह गए हैं, उनको शामिल करने का उद्देश्य रहा है। इसके लिए समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को, जो आइकॉन है, उनको एक मैसेंजर के रूप, एक संदेशवाहक के रूप में, एक अपीलकर्ता के रूप में उनका उपयोग किया जाता रहा है कि आप लोगों से अपील कीजिए। निर्वाचन आयोग विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर के अलग अलग स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता रहा कि कोई भी मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए। इसका बिहार के मतदाता सूची का क्या लक्ष्य रहा? 69 लाख किसी एक राज्य में मतदाता सूची से लोगों के नाम काट दिए जाए और वो अभी उसमें पारदर्शी तरीका न अपनाया गया हो, तो सवाल ही पैदा होंगे। राजनीतिक दल लगातार ये कहते रहे कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं उनकी लिस्ट जारी की जाए और उसके कारण बताया जाए कि इनका नाम मतदाता सूची में क्यों नहीं है।
वो दिवंगत हो गए हैं, वह अपने इलाके को अस्थायी रूप से छोड़ के चले गए हैं, या उन्होंने अभिलेख नहीं जमा किया है? कौन से कारण है? बिहार में जब मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जा रहा था तो तर्क दिए गए थे कि बड़े संख्या में घुसपैठिए हैं राज्य में। हो सकते हैं, लेकिन घुसपैठियों का आना भी किसके ऊपर सवाल पैदा करता है? कौन लोग हैं जो घुसपैठियों को आने दे रहे थे या घुसपैठ को रोकने में विफल रहे? निश्चित रूप से जिनकी जिम्मेदारी सीमावर्ती इलाकों की रक्षा की है, वो उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। खैर, अगर आपने एसआईआर इस बिना पर इस मुद्दे को लेकर के कराया तो कितने घुसपैठियों की पहचान की गई? इसकी संख्या तो आनी चाहिए। निर्वाचन आयोग इस पे मौन है। बार बार इस पे सवाल पूछे जाते रहे, लेकिन माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस पे जवाब नहीं दिया और ये कहा कि यह संख्या जिलों पे उपलब्ध है या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास उपलब्ध है। तो जो भी जानकारी निर्वाचन आयुक्त महोदय दे रहे थे बिहार राज्य के लिए, वो सभी जानकारियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार के पास उपलब्ध है। वह बात भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को करनी चाहिए थी। और अगर कहीं पे ये जानकारी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जिलों में उपलब्ध है तो उसका तो संकलन किया जा सकता था, जिसकी एक जगह से माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। गोया की एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कराई गई घुसपैठियों के नाम पर, घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करने के नाम पर, इस आरोप के साथ घुसपैठियों के संरक्षण देने का काम विपक्षी दल कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग या सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों की संख्या बताने में विफल रही और आज भी नहीं बता रही है। अब कराया जा रहा है इन राज्यों में, जो 12 राज्य हैं, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है आज मध्य रात्रि से, और 7 फरवरी को संभवतः अंतिम मतदाता सूची आ जाएगी। इसके पहले ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। प्रत्येक मतदाता से फॉर्म भरवाए जाए, यह बात तो कहीं से तर्कसंगत नहीं है। और ऐसे अभिलेख मांगे जाए जो अभिलेख लोगों के पास नहीं है। इस देश में नागरिकता का कौन सा प्रमाण पत्र जारी किया गया है? मेरी जानकारी में तो नहीं है। मेरे पास अपना हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है, मेरे उच्च शिक्षा के प्रमाण पत्र हैं, मेरे पास आधार कार्ड है, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया ईपी कार्ड है, राशन कार्ड है। इस जो अभिलेख, ड्राइविंग लाइसेंस है, जिस इलाके में रहता हूं वहां नगर निगम के जो कागजात हैं वो हैं, तो कोई कागजात नहीं मांग रहे हैं। जिस घर में मैं रहता हूं उसका बिजली का बिल है, क्यों नहीं सभी अभिलेख आप स्वीकार कर रहे हैं? आप कहने के लिए तो कहते हैं कि 11 अभिलेख हमने माना है, और इस 2-3 चरण में आपने आधार कार्ड को भी शामिल कर लिया, लेकिन आधार कार्ड अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आप कहते भी हैं कि न तो यह उम्र का प्रमाण पत्र है, न निवास का प्रमाण पत्र है, न नागरिकता का प्रमाण पत्र है, तो है किस बात के लिए वो? आप अपना ईपी कार्ड ही मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप कोई प्रक्रिया अपनाते हैं तो कम से कम उस प्रक्रिया को जनता के अनुकूल, जन अनुकूल बनाने की कोशिश होनी चाहिए। ऐसी प्रक्रिया, ऐसे तथ्य मांगे जाए जो लोग आसानी से उपलब्ध करा दें। अगर आप ऐसे अभिलेख मांगेंगे जो लोगों के पास है ही नहीं है, किस राज्य में एक नागरिकता का प्रयास शुरू किया गया था असम को छोड़ करके, किसी राज्य में ऐसा कोई अभियान नहीं चला, और वहां भी और अभियान बीच में रोक दिया गया। तो आप अगर कर रहे हैं, बिल्कुल मतदाता सूची का अद्यतन होना आवश्यक है। मतदाता सूची का शुद्ध होना क्या है मैं तो नहीं समझ पाया। अपडेट होना चाहिए मतदाता सूची। कोई भी व्यक्ति जो इस इलाके में रहा है वो मतदाता सूची से बाहर न रहे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए उसका नाम नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी व्यक्ति का निधन हो गया है, उसका नाम निश्चित रूप से मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन मतदाता सूची से बाहर करने के लक्ष्य को लेकर कोई अभियान चलाया जाए, यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। मतदाता सूची को अद्यतन किया जाने का लक्ष्य हमेशा इस बात को लेकर होना चाहिए कि मतदाता सूची में अधिक सभी के सभी 100% लोग मतदाता सूची में हो, और यह जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है कि मतदाता सूची में वो सभी लोगों का नाम शामिल करें। यह जिम्मेदारी नागरिकों के ऊपर नहीं डाली जा सकती कि अगर आप अभिलेख जमा करेंगे, अगर आप आवेदन पत्र भरेंगे, तब आपका नाम मतदाता सूची में होगा। यह कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हर किसी प्रयास का समर्थन किया जाना चाहिए
उसके साथ खड़ा होने की आवश्यकता है जो त्रुटिपूर्ण मतदाता सूचियों को अद्यतन करता हो। हमने विभिन्न विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मैंने देखा है कि लोगों के पास इपिक कार्ड है, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। इन जो विसंगतियां हैं, इनको दूर करने की आवश्यकता है। या लोगों से आप फॉर्म भरवा करके उनसे अभिलेख मांग करके आप पूरा नहीं कर सकते। आपको आपके बीएलओज को घर घर जाने की आवश्यकता है, और घर घर बीएलओ जाएगा तो किसी तरह की त्रुटि रह पाएगी, ऐसा मैं स्वीकार नहीं करता। अगर वो घर घर जाने के नाम पर एक स्थान पर, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, वार्ड में एक जगह बैठ करके और मतदाता सूची को बनाने का प्रयास करेगा तो इस तरह की विसंगतियां रहेंगी जो पहले भी रहती रही हैं। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों का जो निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने का प्रतिशत में गिरावट हो रही है उसको सुनिश्चित करें। क्यों लोग नहीं जा रहे हैं? बड़ी संख्या में मैंने लोगों के मुंह से सुना कि हम वोट देने जाते हैं, मेरा नाम मतदाता सूची में रहता नहीं है, तो कब तक जाते रहेंगे? कई लोग ये बताते हैं कि उन्होंने अपने स्तर पे अपने परिवार के लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए जो जिलों में निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनके कार्यालय तक गए, आवेदन पत्र भी भरा, नया मतदाता को शामिल करने के लिए जो किया जाना चाहिए, नाम नहीं आया। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उनके पास जो इपिक कार्ड है वो नहीं पहुंचा। ये बड़े सवाल हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह शुद्धिकरण के नाम पर जो अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी आम नागरिकों के ऊपर सौंपी जा रही है, मुझे लगता है कि यह जनता के अनुकूल नहीं है। और इसके लिए जो भी नैरेटिव बनाए जाए, एक संवैधानिक संस्था होने के नाते निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी किसी भी कार्यप्रणाली को लेकर के, किसी भी तौर तरीकों को लेकर के अगर जनमानस में किसी तरह का संशय है, किसी भी तरह का संदेह है, कोई भी सवाल उनके मन में है, उसका जवाब तार्किक तरीके से, प्रभावकारी तरीके से और संतुष्ट होने तक दिया जाना चाहिए। उन पे मौन हो जाना, उस पर चुप हो जाना, यह कहीं से उचित नहीं है। और इस निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर के, मतदाता सूची में लोगों का नाम शामिल कराने को लेकर के इस देश के राष्ट्र नायकों की जो मंशा रही है, उसके अनुकूल यह प्रक्रिया चलनी चाहिए। गोया कि मतदाता सूची में लोगों का नाम शामिल करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। यह जिम्मेदारी नागरिकों के ऊपर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। ये बड़े सवाल हैं और मुझे ये लगता है कि इन सवालों को निर्वाचन आयोग को संबोधित करना चाहिए। बिहार राज्य के एसआईआर को लेकर के अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। कई बार की सुनवाई हो चुकी है, कई तरह के आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं। अभी उस पर अंतिम फैसला आना है। निर्वाचन की प्रक्रिया वहां चल रही है। अब नई मतदाता सूची जो एसआईआर के बाद विशेष सघन पुनरीक्षण के बाद जो मतदाता सूची तैयार कराया है निर्वाचन आयोग ने, सर्वोच्च न्यायालय उसको मानता है, या जो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिस मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराया गया था उसके आधार पर चुनाव कराता है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो और जो भी निर्णय होगा उसको सभी को मानना है। लेकिन और कई सवाल पैदा होते हैं कि जैसे 2002 का मतदाता सूची को आपने आधार माना, क्यों मान लिया? इसका तर्क कोई है क्या किसी के पास? ये तो बताया जाना चाहिए कि आखिर 2002 को ही आप आधार क्यों मान रहे हैं? उसके बाद तो बहुत सारे चुनाव हुए हैं, उसको क्यों नहीं मान रहे हैं आप? 2024 का क्यों नहीं मान रहे हैं? 2019 का क्यों नहीं मान रहे हैं जो लोकसभा के चुनाव हुए? 2014 के क्यों नहीं मान रहे हैं जिसमें लोकसभा के चुनाव हुए? इतने पीछे जाने की आवश्यकता क्यों थी? और अगर कोई कारण है तो स्पष्ट किया जाना चाहिए। अगर ये कारण बताया जा रहा है कि 2002 में एसआईआर कभी नहीं हुआ, यह तथ्यों के अनुकूल नहीं है, ये तथ्यपरक नहीं है, यह बात केवल कही जा रही है जिसका सत्यापन किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग जो ये कहता है कि एसआईआर की प्रक्रिया पहले भी हुई थी, कब ये प्रक्रिया कब हुई थी? इसका नोटिफिकेशन कहां है? पब्लिक डोमेन में नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? पुनरीक्षण हुआ है। अब पुनरीक्षण हर बार होता है, हर साल होता है। एसआईआर का तो मैंने नाम भी नहीं सुना था। और अगर आप ये कहते हैं कि एसआईआर हुआ था तो उसका नोटिफिकेशन क्या, और उस एसआईआर में कौन कौन से अभिलेख मांगे गए थे? क्या अभिलेख मांगे गए थे? क्या कोई आवेदन पत्र नागरिकों से भरवाया गया था? किसी तरह का आवेदन पत्र या किसी तरह का फॉर्म आम मतदाताओं को उपलब्ध कराया गया? कोई भी ऐसा निर्णय हुआ था जिसमें राज्य की मतदाता सूची को लंबित कर दिया गया?
वो सीज कर दिया गया, उसको अमान्य कर दिया गया? कोई ऐसा निर्णय है? कभी नहीं हुआ। ये जो एक नैरेटिव बनाने के लिए बात कही जाती है वो चिंताजनक है। और एक चिंताजनक बात यह भी है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने देश के नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित किए जाने की कोई भी अगर प्रक्रिया चल रही है, उसके समर्थन में कैसे खड़ा हो सकता है? मताधिकार से उन 69 लाख लोगों को बिहार में मतदाता सूची से बाहर किया गया, यह प्रतिरोध का विषय नहीं होना चाहिए? हर दल को इसके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? निश्चित रूप से बिहार के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, विपक्षी राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, राष्ट्रीय जनता दल शामिल है, वामपंथी दल शामिल है और अन्य राज्य स्तर के दल शामिल है, उन्होंने विरोध किया। बड़े पैमाने पर उन्होंने कई दिनों के लगभग 17 दिनों तक की उन्होंने पदयात्रा निकाली, राज्य के अधिकांश हिस्सों में गए और बड़े पैमाने पर लोगों ने उन पदयात्राओं में शामिल हुए लोग, यानी कि उनके मन में भी इस बात को लेकर के नाराजगी है। जो आंकड़े आए उसमें कहा गया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से कटे हैं उसमें सर्वाधिक संख्या महिलाओं की है, दूसरे नंबर पर युवाओं की है। इसको कैसे स्वीकार किया जाना चाहिए? क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए? एसआईआर कराया जा रहा था घुसपैठियों के नाम पर, विदेशों से आकर के बसे हुए नागरिकों जो वहां के मतदाता बन गए उनकी पहचान करने के नाम पर, और नाम काटे गए सर्वाधिक संख्या में महिलाओं की, युवाओं की। ये किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का यह निर्णय हो सकता है क्या? यह निष्कर्ष हो सकता है क्या? इसका समर्थन किया जा सकता है क्या? लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के साथ खड़ी दिखाई नहीं पड़ी। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के निर्णयों का समर्थन करती हुई नजर आई। इसलिए जन धारणा बनती चली गई कि इस तरह के एसआईआर की प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ है या नहीं है, ये तो चुनाव परिणाम जब आएंगे तब साबित होगा। लेकिन एक जन धारणा बनी, यह विमर्श में आया, एक तरह का नैरेटिव बनाई। भारतीय जनता पार्टी को इससे बचना चाहिए था। और मेरी अपनी समझ है कि किसी भी राजनीतिक दल को हर मुद्दे पर अपने नागरिकों के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। क्या जिन 69 लाख लोगों के नाम कटे हैं वह भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि या तो ये दिवंगत हो गए हैं या उस इलाकों को छोड़ के चले गए हैं? उनके पास तो और पुष्ट जानकारी होगी, क्योंकि एक राजनीतिक दल है, मजबूत संगठन उनके पास है, दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा उनका है, तो उनके कार्यकर्ताओं के पास भी जानकारी होगी। अगर वह निर्वाचन आयोग के निर्णयों का समर्थन करती है तो उसको यह भी बताना चाहिए कि उसके पास भी इस बात की जानकारी है कि कितनी बड़ी संख्या में घुसपैठी है। युवाओं को, पहली बार के मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने की प्राथमिकता पहले होनी चाहिए। जो समाज की आधी आबादी है, महिलाएं, वो हर दशा में उनका नाम मतदाता सूची में हो। अगर वो जीवित हैं, अगर वो मतदाता सूची में शामिल होने की पात्रता पूरी करती हैं, अगर उन्होंने अपना इलाका छोड़ के चली नहीं गई हो। आप ये डेटा आया कि कई हजार महिलाओं के नाम इस बात बिना पे कट गए कि उन्होंने वो माइग्रेट कर गई हैं। क्या भारतीय समाज में केवल महिलाएं माइग्रेट करती हैं? हो सकता पढ़ी लिखी लड़कियां चली जाती हैं अपना कहीं नौकरी करने के लिए, उनकी संख्या कितनी है? ये बड़े सवाल हैं। क्या किसी एक मतदान केंद्र पर केवल इस आधार पर सैकड़ों लोगों के नाम काट दिए जाए? एक कारण है कि उनका निधन हो गया, अन्य कारण नहीं बताए गए। ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या मीडिया कवरेज में है। इन सभी प्रश्नों का जवाब निर्वाचन आयोग को देना चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया संदेश से परे हो। अगर बिहार राज्य में कराए गए एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के लोगों के मन में जो संदेह उपजे हैं, अगर उन संदेहों को निर्वाचन आयोग दूर करने में विफल रहता है और उसके बाद दूसरे चरण की एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके लक्ष्य पूरे नहीं होंगे जिन लक्ष्यों की वो बात करना चाहता है। एक संवैधानिक संस्था होने के नाते निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वह आम नागरिकों के हितों की सुरक्षा करे। आम नागरिक के हित
लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सर्वाधिक लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना और एक त्रुटिहीन मतदाता सूची बनाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि निर्वाचन आयोग अपने इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ेगा। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.